हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में क्लास 12th हिस्ट्री का लेके चल रही थी, तो ये इसी का पार्ट 2 है, हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर का। और ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं वैसे फुल वीडियो अपलोड इनकी कर चुकी हूँ, चैप्टर के नोट्स वगैरह के। तो ये चैप्टर हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो शहरों की जल निकास प्रणाली है, क्या ये आपको नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो आप अपने कारण बता सकते हो। तो फिलहाल जैसे भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जल निकास प्रणाली का पूछा जाता है, तो आप ये आंसर आप अपना दे सकते हो। तो आगे पढ़ते हैं। आंसर, हड़प्पा नगरों की स्थापना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से की गई है। ऐसे नहीं है कि भाई नालियाँ बिछा दी गई हैं और काम हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के नालियों का, नगरों का स्थापना की गई है। जल निकासी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी शहर के लिए। अगर पानी जगह जगह रुकेगा तो गंदगी फैलेगी, बीमारियां पनपेंगी। तो इसलिए हम उसको शहर का नाम तभी देते हैं जब एक सुनियोजित ढंग से बनाई गई है। तो देखते हैं क्या क्या ये विशेषता थी। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर पाए गए हैं, वहाँ पे हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी। स्नान घर, बाथरूम होता था, शौचालय होता था, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कईयों के घर नहीं था, है ना। काफ़ी स्वच्छ भारत अभियान जैसे रीतियाँ अपनाई गई, सुलभ शौचालय बनाए गए। लेकिन उस टाइम पे आप समझ सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंचा। जैसे आज के टाइम पे सीवर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से उस टाइम पे भी इन्होंने जो छोटी नालियाँ होती थी, अपने घरों का गंदा पानी उसमें मिल जाता था। मध्य आकार वाली नालियाँ बड़े सड़कों के साथ साथ बने नालों में मिलती थी। लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी ये होती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी बड़ी भी होती थी। जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और ढकी हुई होती थी। ऐसे नहीं खुली हुई है नालियाँ, तो पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे, ताकि आप, जैसे सीवर में होता है, ताकि उनको आप आवश्यकता अनुसार साफ कर सके। ठीक है। ऐसा लगता है कि जब हम उन नालियों का जब वो करते, सर्वेक्षण करते, जांच करते, तो ऐसा पता चलता है कि शायद पहले नालियों का निर्माण हुआ होगा, या फिर नालियों के साथ ही गलियों का निर्माण हुआ होगा। मतलब नालियाँ भी बन रही हैं और गलियाँ भी बन रही हैं, और फिर इसके अगल बगल घर बनाए गए थे। मतलब पहले आपका रोड का निर्माण हुआ था और फिर उसके बाद घर बनने शुरू हुए। क्योंकि घरों की जो नालियाँ हैं वो गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम जो एक दीवार है वो इनके साथ सटी हुई है। ठीक है। बड़े नालों ईंटों से अथवा तराशे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे, जैसे सीवर होते हैं, ताकि ढके हुए होते हैं, ताकि कुछ स्थलों में टेढ़ा मेहड़दर नाले भी मिले। उनमें से लगभग 6 फुट गहरे नाले भी होते थे। संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाने का काम ये नाला करता था। मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूर में आयताकार होदियां बनी हुई थी। नालियों के मोड़ों पर तिकोने ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। घरों को कूड़ा करकट नालियों में नहीं फेंका जाता था, बल्कि घरों के बाहर रखा गया कूड़ेदान में डाला जाता था, क्योंकि नालियाँ जाम हो जाती हैं अगर हम सारा कूड़ा कचरा उसी में डालें। तो जो मोटा मोटा कूड़ा करकट होता है उसको अलग रखा जाता था घरों के बाहर। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि छोटी बस्तियों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, लोथल के निवास स्थान का निर्माण कच्ची ईंटों से होते थे। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी देश में कहीं पे भी आप रह रहे हो, वहाँ की नगर नियोजन किस तरीके से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु, आप जब मैप देखोगे इंडिया का, तो पाकिस्तान वाला इलाका आपका इस तरीके से इंडिया का कुछ पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान मिलेगा, उस पाकिस्तान वाले एरिया में सिंधु आपका मिलता है। तो लरकाना जिले में आप स्थापित है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों या फिर प्रेतों का टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद इसे दिया गया था। मतलब जब इस राज्य का पतन हो गया था, नष्ट हो गया था, उसके बाद ये नाम उसको दिया गया।
5000 वर्ष पहले एक विकसित शहर था ये। यह 7 बार स्थापित और नष्ट हुआ था। इस पुरास्थल की खोज हड़प्पा के बाद हुई थी, मतलब पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज गाइस दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक अनोखा पक्षी शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो था और इनकी खुदाई निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई जब इसकी खुदाई की गई थी। देखो क्या क्या वहाँ की विशेषता थी। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। इसी तरीके से आपको मुझे आंसर बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और उसके बाद ईयर बता देती हूँ, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आपको मोहनजोदड़ो की खोज का टाइम और किसने की थी वो भी बताना है। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये 2 भागों में डिवाइड था। एक शहर का जो पश्चिमी भाग था वो दुर्ग था और पूरब में नीचे एक नगर बसा हुआ था, ठीक है, जिसको निचला शहर बोला जाता था। दुर्ग की संरचनाएं कच्चे ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी और इसमें बड़े बड़े भवन थे। ऊंचाई पे था, ये छोटा था और बड़े बड़े भवन थे, जबकि जो निचला शहर था वो नीचे था और बड़ा था। पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग जैसे बता रहे हैं कि चबूतरे पे, ईंटों के चबूतरे पे बनाया गया था। बड़े बड़े भवन थे यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि शायद ये धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते रहे होंगे, मतलब यहाँ पे कोई प्रशासनिक गवर्नमेंट वर्क होता होगा, धार्मिक काम होता होगा। दुर्ग के चारों ओर ईंट की दीवार थी जो दुर्ग के निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक लोग से संबंधित, मतलब जो राजा से संबंधित शायद लोग वहाँ पे रहते होंगे। निचले शहर की बात करूँ तो ये दुर्ग से ज़्यादा बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे जिनमें सामान्य लोग, शिल्पी लोग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों में बनाया गया था। नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे अथवा बाहरी चार दीवारियों में बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। मतलब अगर कोई बाहर का इंसान यहाँ पे प्रवेश कर रहा है तो 4 दीवारियां बनी गई थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक 4 दीवारों में प्रवेश द्वार था। नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवारों से घिरे हुए सेक्टर बनाए गए थे। प्राय सभी मकानों में एक रसोई घर भी मिला है, स्नानागार भी, शौचालय, कुएं, ये नॉर्मली सभी के घरों में होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा ही था, एक चौरस आंगन और चारों तरफ खुले कमरे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां पड़ाए जो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां बनाई गई थी वो सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, मतलब रोड की तरफ नहीं खुलती थी। बड़े घरों में सामने के दरवाजे चारों ओर एक कमरा या पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक ना की जा सके। ओके गाइस। सुव्यवस्थित नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ थी। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे नालियाँ और सड़कें बनाई गई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बिछी हुई थी और नगर के अनेक खंडों में विभक्त करती थी। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से, मतलब 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। नालियां प्राय 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी हुई होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार नालियों की सफाई की जा सके। तो जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और ढकी हुई होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि हम उनकी सफाई कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम पे जो सीवर बने हुए होते हैं, नालियाँ बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से आप इनकी व्यवस्था को समझ सकते हो। ठीक है गाइस। मल जल की निकासी के लिए मुख्य कनालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी में आयताकार हौदियाँ बनी होती थी ताकि वहाँ पे हौदियों में वो कचरा हो वो इकट्ठा हो जाए, उसकी सफाई की जा सके। एक टोड़ा मेहरबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्नानागार मतलब बाथरूम और अन्नगार जो स्टोरेज होते हैं जहाँ पे आप अपने फसल को रख सकते हैं या फिर वहाँ के भवन के बारे में देखते हैं कैसे थे।
तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार था। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में, आपके बुक में इसकी पिक्चर भी दी गई हुई है, कितना बड़ा ये सार्वजनिक स्नानागार था। संभवतः ऐसा मानते हैं जो वो थे, वो मानते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ सार्वजनिक ऐसा कुछ काम होता होगा जहाँ पे सभी उस विशेष जो भी बोल सकते हो त्योहार था, फेस्टिवल था, उसमें वहाँ पे वो नहाने की प्रक्रिया वहाँ पे होती होगी, स्नान करने की प्रक्रिया वहाँ पे होती होगी। उत्तम उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से वो बना हुआ था। इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि शायद ये किसी धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता होगा, जो भारतीय जनजीवन के एक आवश्यक अंग है। आज भी देखते होंगे आप कुंभ के मेले में, हरिद्वार में, यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए ही जाते हैं। काफी बड़ा मेला उस टाइम पे लगता है। धार्मिक स्थल हम उन चीज़ों को मानते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला एक अन्नगार है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें अन्नगार मिला, स्टोरेज मिला। इसमें ईंटों से बने 27 खंड हैं, ठीक है, जिनमें प्रकाश के आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरों की कई कतारें थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखला का बना निशान भी मिला है। तो हमें यहाँ पे बड़ा सा स्नानागार मिला है और बड़ा सा अन्नगार मिला है, जिसमें कि 27 खंड है, ईंटों से बनाया और प्रकाश उसके अंदर आड़े तिरछी लाइनों से आता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में एक विशाल स्नानागार की तरफ एक लंबा भवन भी है, जो कि 280 इंटू 78 फुट मिला है। इसकी चौड़ाई लंबाई दे रखी है। महत्वपूर्ण भवनों में एक समकक्ष भी था। इसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई, 4 चबूतरे की पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की ओर कमरों में कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा थी। तो गाइस बेसिकली ऐसे पढ़ने में समझ नहीं आता, आप जब इनकी पिक्चर देखते हो तो आपको इजीली क्लियर हो जाता है कि बहुत बड़ा विशाल स्नानागार किस प्रकार से था, अन्नगार था, भवन था, ये सारी चीजें वहाँ पे मिली हैं। फिर भी मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ, आपको वो जो स्नानागार थे, अन्नगार थे, ठीक है। ये देखिए गाइस, ठीक है, ये मैंने दुर्ग और निचला शहर का आपके बुक से लिया है अभी, ठीक है। तो ये है आपका दुर्ग और निचला शहर। तो आप देख सकते हैं ये दुर्ग का पार्ट है एंड देखो निचला शहर कितना एरिया तक फैला हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये दुर्ग और उसका पूरा चित्र ले रखा मैंने। देखो आपको स्नानागार दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है विशाल स्नानागार। इस तरीके से ये पिक्चर है स्नानागार की, ठीक है। कितना बड़ा था उस टाइम पे, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये मेन सड़क है, इस तरीके से इन्होंने पूरी दे रखी है। यहाँ पे ये गोदाम बना रखा है, यहाँ पे माल गोदाम, ठीक है, कितना बड़ा है यहाँ पे, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्होंने पूरा एक बेसिक मैप आपको दिखा रखा है। तो जैसे कि मैंने अभी देखा आपको दिखाया भी वो पिक्चर वगैरह, तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। इस तरीके से ये पिक्चर होती है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप पूछ लिए कर दिए, ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूँ। ओके।